नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज की स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जिसे हम इटालियन लैंग्वेज में इल रिजॉर्जिमेंटो कहते हैं, 19वीं सदी में इटली में एक राजनैतिक और सामाजिक अभियान शुरू हुआ, जिसने इटली पेनिनसुला के वेरियस स्टेट्स को यूनिफाई करके एक इटालियन नेशन बना दिया। इसे ही इटली का यूनिफिकेशन कहा गया। इटली का एकीकरण 1815 में इटली पर नेपोलियन बोनापार्ट के अधिकार के अंत होने पर गठित कांग्रेस ऑफ वेना के साथ शुरू हुआ और 1870 में किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड की सेनाओं द्वारा रोम पर कब्जा होने तक चला। आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे इटली का एकीकरण कैसे हुआ और कौन कौन सी ऐसी घटनाएं और लोग थे जिन्होंने इस एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कॉजेज ऑफ इटली यूनिफिकेशन। 1. इटालियन पेनिनसुला। इटली का पेनिनसुला एक संगठित ज्योग्राफिकल यूनिट है, क्योंकि इसके तीन ओर से समुद्र और नॉर्थ में आल्प्स पर्वत है, इसलिए यह अपनी ज्योग्राफी की वजह से चारों ओर से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इटली पेनिनसुला पर अटैक करके इसे जीतना बहुत मुश्किल है। इस पेनिनसुला के सभी लोग एक कल्चर को फॉलो करते थे और एक ही भाषा का यूज करते थे। इसके बावजूद इसे अलग अलग हिस्सों में बांट रखा था। 1796 में इटली में 8 राज्यों का शासन चल रहा था, जो कि पीडमोंट, सार्डिनिया, लोम्बार्डी, वेनिस, पार्मा, मोडेना, टस्कनी, पेपल स्टेट्स जो कि पोप के नियंत्रण में था, और नेपल, सिसिली थे। 2. नेपोलियंस इन्वेजन। नेपोलियन ने 1796 में नॉर्थ इटली पर अटैक करके अपने कब्जे में कर लिया। नेपोलियन के अटैक ने अलग अलग राज्यों में विभाजित इटली के लोगों में एक की भावना जगाई। नेपोलियन ने इटली के छोटे छोटे राज्यों को एक करके 4 बड़े राज्यों में कंसोलिडेट कर दिया, जिसकी वजह से इन राज्यों में ट्रेड और कॉमर्स और भी ज्यादा बढ़ गया। तभी इटली में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, लोगों में विचारों का आदान प्रदान भी शुरू हो गया। 3. कांग्रेस ऑफ वियना। 1814 में यूरोप के सभी देशों ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रशिया ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया और जीते हुए भागों को बांटने के लिए 1815 में वियना कांग्रेस बुलाई गई। इन्होंने मिलकर पूरे यूरोप का मैप तैयार किया, जिसका लक्ष्य था बैलेंस ऑफ पावर, ताकि कोई एक अकेला ज्यादा पावरफुल न हो। वियना कांग्रेस में इटली को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला, नॉर्दर्न इटली, जो कि ऑस्ट्रिया के अंडर था। दूसरा, कुछ स्टेट्स हैब्सबर्ग्स के अंडर किए गए, एंड थर्ड, कुछ स्टेट्स फ्रांस के अंडर दे दिए गए। इसी के बाद इटली में नेशनलिज्म की भावना बहुत ज्यादा बढ़ गई। 19वीं सदी में पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी। 4. ग्रुप्स इन इटालियन नेशनलिज्म। 19वीं सदी की स्टार्टिंग में इटली के आर्टिस्ट्स, राइटर्स एंड थिंकर्स ने वहां के कल्चरल ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया और लोगों को कल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में बताना शुरू कर दिया। पॉलिटिकल चेंजेस लाने के लिए कई सीक्रेट सोसाइटीज बनाई गई। इन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट सोसाइटी है यंग इटली, जिसका गठन 1831 में जिसेपी मज़िनी ने किया था, जो कि पेशे से एक वकील और लेखक था। ये अपनी लेखों से राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते थे, जिसकी वजह से वहां के राजा ने इन्हें देश से निकाल दिया और फिर ये फ्रांस में जाकर रहे। वहां से भी इन्होंने पेट्रियोटिक पैम्फलेट्स को भेजकर इटली के यूनिफिकेशन की भावना लोगों में बढ़ाई। 1848 में जब पूरे यूरोप में क्रांति चल रही थी, तब एक बार इन्हें थोड़ी सी सफलता मिली, लेकिन इनकी बाकी सारी कोशिशें फेल हो गई। इनकी आइडियोलॉजी रिपब्लिकन थी और मोनार्की को खत्म करके इटली को यूनिफाई करना चाहते थे। 5. काउंट केवर। इटली के यूनिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति काउंट कावूर था, जिनका असली नाम कमिलो बेंसो था। इन्हें 1852 में पीडमोंट, सार्डिनिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया अंडर किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड। ये पीडमोंट या मोनार्की के अंडर इटली को यूनिफाई करना चाहते थे, जो कि मज़नी की आइडियोलॉजी से डिफरेंट थी। काउंट कावूर का अपना इल रिजॉर्जिमेंटो नामक अखबार चलता था, जिसने पूरे इटली में राष्ट्रवाद फैलाया। इसीलिए इटली के यूनिफिकेशन को भी इल रिजॉर्जिमेंटो कहा जाता है।
इन्होंने अपनी डिप्लोमेसी स्किल्स का यूज किया और लोगों को सिविल राइट्स दिए, प्रेस को फ्रीडम दी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी किए। काउंट कावूर की सबसे अच्छी डिप्लोमेसी स्किल्स क्राइमियन वॉर में देखने को मिलती है, जो कि 1853 से 1856 के बीच हुआ था, जिसमें एक ओर रशिया और दूसरी ओर ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर के साथ ब्रिटेन और फ्रांस भी थे। क्रीमिया की इस लड़ाई में फ्रांस और ब्रिटेन की मदद करने के लिए पीडमोंट सार्डिनिया ने अपनी आर्मी भेजी, जिसमें इटली का कोई भी लेना देना नहीं था। इस लड़ाई में जब इनकी जीत हुई तो फ्रांस और ब्रिटेन ने पेरिस में आयोजित पीस कॉन्फ्रेंस में पीडमोंट सार्डिनिया को भी आमंत्रित किया, जिसमें हिस्सा लेने काउंट कावूर गया। कावूर ने वहां पर अपनी स्पीच में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के लोगों के किए जा रहे दम को हाईलाइट किया, जिससे फ्रांस और ब्रिटेन के प्रतिनिधि इंप्रेस हो गए और नेपोलियन थर्ड ने कावूर को वचन दे दिया कि अगर ऑस्ट्रिया आप पर हमला करता है तो फ्रांस उनकी मदद करेगा। कुछ समय बाद जब ऑस्ट्रिया और पीडमोंट के बीच लड़ाई हुई तो फ्रांस ने पीडमोंट का साथ दिया और पीडमोंट लड़ाई जीत गया। बदले में पीडमोंट ने अपनी टेरिटरी में शामिल नीस और सवॉय को फ्रांस को दे दिया, जो कि बहुत टफ डिसीजन था, लेकिन कावूर ने यह डिसीजन लिया क्योंकि कावूर जानता था कि बिना फ्रांस की आर्मी के इटली को यूनिफाई करना बहुत मुश्किल है। अब इटली का एकीकरण 3 फेजेस में हुआ। एक करके हम तीनों फेजेस को समझेंगे। सबसे पहला फेज 1858 से 1859 के बीच हुआ। कावूर ने लॉम्बार्डी और वेनिस की आवाम को भड़काना स्टार्ट कर दिया। उन्हें इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, जो कि ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में थे। ऑस्ट्रिया ने कावूर को वार्न किया, लेकिन वो नहीं माना, तो ऑस्ट्रिया ने सार्डिनिया पर अटैक कर दिया। अगेन फ्रांस की हेल्प से पीडमोंट सार्डिनिया वॉर जीत गया और लॉम्बार्डी उसके अंडर आ गया, लेकिन वेनिस अभी भी ऑस्ट्रिया के पास ही रहा। दूसरे फेज की शुरुआत 1860 में ही हो जाती है। लॉम्बार्डी की आजादी के बाद नॉर्दर्न स्टेट्स पार्मा, मोडेना और टस्कनी के लोग भी ऑस्ट्रिया के रूल से आजादी की मांग करने लगते हैं। ऑस्ट्रिया इनकी आवाज को सरप्रेस करने की कोशिश करता है। ब्रिटेन और फ्रांस से हेल्प मांगता है, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही इंटरवीन करने से मना कर देते हैं। फिर अंततः पार्मा, मोडेना और टस्कनी में प्लेबिसाइट कंडक्ट किया जाता है, जिसमें लोग इटली में शामिल होना चुनते हैं। साथ ही साथ पीपल स्टेट के कुछ रीजन भी इटली में शामिल हो जाते हैं। फेज 2 में ही आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि नॉर्दर्न यूनिफिकेशन के बाद साउथ इटली के लोग भी यूनाइट होना चाहते थे, जहां नेपल्स और सिसिली में बॉर्बन डायनेस्टी का रूल था, जो कि नेपोलियन थर्ड के रिलेटिव थे, और कावूर फ्रांस को नाराज नहीं कर सकता था। नेपल्स और सिसिली को इटली में यूनिफाई करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान गैरिबाल्डी का था, जिन्हें स्वॉर्ड ऑफ इटली बोला जाता है। ये एक आर्मी जनरल थे। गैरिबाल्डी ने 1833 में यंग इटली मूवमेंट को ज्वाइन किया था। कावूर ने गैरिबाल्डी से सीक्रेटली सिसिली को आजाद कराने को कहा, जिससे सार्डिनिया फ्रांस की नाराजगी से बच सके। कुछ चंद महीनों में ही सितंबर 1860 तक गैरिबाल्डी नेपल्स और सिसिली को अपने कब्जे में कर लेता है, लेकिन गैरिबाल्डी ने इन्हें नॉर्दर्न इटली में यूनाइट करने से मना कर दिया, क्योंकि गैरिबाल्डी मजिनी के तरह रिपब्लिक इटली चाहता था। अब कावूर फ्रांस की हेल्प से पोप की आर्मी से बचकर अपनी सेना लेकर नेपल्स में घुस जाता है। फिर गैरिबाल्डी अपनी बात से पलट जाता है और सदर्न इटली को भी यूनाइट कर लेता है। 1861 में 50 साल की उम्र में ही कावूर की स्ट्रेस से डेथ हो जाती है। अब फेज 3 में वेनिस और रोम को इटली में यूनाइट करने का जिम्मा किंग इमैनुअल II पर था। किंग प्रशिया के प्राइम मिनिस्टर बिस्मार्क के साथ ट्रीटी साइन करता है कि ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर में इटली प्रशिया का साथ देगा और अगर ऑस्ट्रिया हार जाता है तो वेनिस इटली को मिलेगा। 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रशिया के बीच बैटल ऑफ सोडोवा होता है, जिसमें प्रशिया जीत जाता है और वेनिस इटली को मिल जाता है। अब सिर्फ रोम
इटली में यूनाइट होना बाकी था, जो कि पोप के रूल के अंदर था। 1870 में फ्रांस और प्रशिया के बीच बैटल ऑफ सेडान लड़ा जाता है, जिसमें बिस्मार्क की आर्मी ने नेपोलियन थर्ड को बहुत बुरी तरह हरा दिया। तो अब पोप, जो कि फ्रांस की आर्मी के अंदर प्रोटेक्टेड था, वो फ्रांस की आर्मी वापस बुला ली जाती है और विक्टर इमैनुअल सेकेंड मौके का फायदा उठाकर 1871 में रोम को कैप्चर कर लेता है, लेकिन पोप को वेटिकन सिटी देकर उसे सोवराइन बना रहने देता है और इस तरह इटली का कंप्लीट यूनिफिकेशन हो जाता है। कंक्लूजन: वर्षों के संघर्ष और प्रयत्न के बाद इटली का यूनिफिकेशन पूरा हुआ। ये सब मज़िनी के आइडियलिस्टिक क्रिश्चियन एक्टिविटीज, गैरिबाल्डी की ऑडेसिटी और कावूर के वेल प्लान डिप्लोमेटिक एक्सपेरिमेंट्स की वजह से संभव हो सका।